चाइना, उन्होंने आधा चाइना काबू कर लिया था और उनके रशिया के साथ भी बड़े ताल्लुकात ख़राब थे। और वो एक बड़ा मशहूर हिस्ट्री का एक वाक़या भी है कि उन्होंने वहाँ औरतों का बहुत रेप किया था। मुझे वो जगह भूल गई है, वहाँ बड़ी मशहूर है वो ना, हिस्ट्री में पढ़ाते हैं वो। तो जापानी इससे पहले बहुत रूथलेस कौम थे और उसकी वजह भी थी। उसकी वजह ये थी कि जो जापान है, आपको पता होगा, वो सारे आइलैंड्स हैं, छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं। वहाँ पे इतनी फार्मिंग नहीं होती, मतलब कि पंद्रह वहाँ पे पंद्रह एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ना उनको बड़े लैंड की ना हमेशा से ना एक उनकी वो है, एक ड्रीम है कि जहाँ से ना जो हमारा एग्रीकल्चर है ना वो आए। जो जापान में लोग रहते हैं होंगे, उनको पता होगा कि वहाँ पे खाने-पीने की अशिया जो है ना, एग्रीकल्चर बहुत महँगा है, मतलब कि वो सारा इम्पोर्ट करते हैं। तो ये बात आपकी सही है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफ़ाक करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। आज फिर अमेरिकन सिविलाइज पूरी दुनिया पर काबू कर गई। नहीं जी, नहीं किया, अभी नहीं किया उन्होंने। मैं अब मुझे लगता है कि वेलकम भाई, वेलकम। मैं अगर ओसी भाई को सुनता रहा तो फिर तो अमेरिकन पूरी दुनिया को पहले छितर मारते रहे हैं, अब भी छितर मारेंगे। दुनिया बाकी सारी तो चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, सिर्फ अमेरिकन का ही प्लान है सारी दुनिया को छितर मारने के, और बाकी लोग जो से हैं वो पास हिस्ट्री में फंसे हुए हैं। मैं तो जितनी गुफ्तगू मैंने बड़ी खामोशी से, लाला ने भी सारी हिस्ट्री खींच के पढ़ ली, सारी देख ली। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि एक गिरती हुई नेशन जो अफगानिस्तान से छितर खा के निकली है और चाइना ने विद नो टाइम वहाँ पे इतनी तरक्की कर ली है, आपको लगता है कि नहीं उनके पास ज़्यादा एबिलिटी है प्रॉक्सी करने की? पूरी दुनिया की फ़ौज उन्होंने खड़ी की अफगानिस्तान के ऊपर, जो कुछ किया उन्होंने, जूते खा के निकले। तो आज वो नेशन जो सी है उसके सारे प्लान सीधे हो जाएंगे, सारी दुनिया को लड़ा देगी, और जो आगे बैठे हुए वो सारे चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर उनको, आपने मेरी पूरी बात सुनी इब्तिदा मैं में आपकी बात तो मैंने सुनी ही नहीं सर। सलीम भाई बिल्कुल तो ठीक मैं कह रहे यही कह हैं रहा था, मैं कि यही कह रहा अलिफ था की कि आप, जो शिकस्त है ना वो रे से होगी, ये तो हर आदमी को पता है। हाँ तो यही मैंने मैं कहा था एक मिनट है, भाई भाई आपने कि अमेरिका लाला एक जीत मिनट नहीं ठहर रहना सकता। यार, लाला प्लीज। आप सारी रात कहते रहे, अब मुझे थोड़ा सा कहने का चांस देंगे तो इजाजत होगी, जी क्योंकि मैं आपका सेकंड कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि अमेरिका जीत नहीं सकता इस वक्त, मैंने ये नहीं नहीं, कहा था। मैं एक्चुअली, आप ना सेकंड करें, मैं तो सीधा अटैक कर रहा हूँ औसी भाई को, ठीक है? अच्छा, ओके। नहीं नहीं उसने गलत कुछ नहीं और था। और खुरम भाई को, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। लेकिन ठीक फहीम भाई बड़ी नॉलेजेबल बातें हो रही है, बड़ी नॉलेजेबल और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बातें जी बड़ी जी, मैं, मेरे भाई आमिर भाई बिल्कुल यही डिबेट करते हैं। मैं आज इत्तेफाक से इस डिबेट में नहीं आया, तो आई डू अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है। जो मैंने बात की है, मैं क्योंकि बिल्कुल दूसरी लाइन पे सोचता हूँ, ये मेरे यूरोप से इंस्पायर्ड भाई नहीं सोचते उस तरह। ये समझते हैं, पहले तो खुरम भाई कहते हैं कि बस जो कुछ होगा वो अमेरिका की मर्जी से होगा, दुनिया की नहीं सारी बैंकिंग सिस्टम। जवाल शुरू हो गया हुआ, अमेरिका का जवाल शुरू हो गया सर, जवाल शुरू सर हो गया। मैं, देखो, मैं अक्सर डिबेट करता होता हूँ और डिबेट के पीछे रीजनिंग देता होता हूँ। वो रीजनिंग सिंपल ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर थी, है नहीं, जी जी जी, जवाल ठीक है? शुरू हो गया हुआ है। अभी लोगों के दिमाग में है, लेकिन जवाल शुरू हो चुका है। अच्छा, उसके उसके बीच में ना मैं जरा थोड़ी सी और जट की बात करता हूँ, स्पेशली दो दो एंगल पे मैं बात करता हूँ, और बड़ा कॉमन सेंस वाले एंगल है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता। दुनिया में अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके सप्लायर कौन है? दुनिया सारी में सबसे बड़े, चाइना। उसके साथ उसके अलाइज कंट्रीज हैं जो उसके साथ लगी हुई हैं, ठीक है? अच्छा, अमेरिकन फैक्ट्रियां बंद कर दी उन्होंने, क्योंकि कैपिटलिस्ट माइंड सेट है कि उन्होंने प्रॉफिट कमाना है रिगार्डलेस जहाँ से मिले, यानी कि सस्ती चीज़ अगर उनको चाइना दे रहा है, उनको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि चाइना ने एक बड़े तरीके से, बड़े स्मार्ट तरीके से उस पूरी कौम ने 16-16 घंटे काम करके उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने नीचे किया है।
क्योंकि इज ए चेन ऑफ सप्लाई की बात है सर। उनको कोई भी compete नहीं कर सकता when it comes to a price, when it comes to a production। जी जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे 100%। अच्छा, अब एक तरफ तो ये माइंडसेट है जो लोग काम करने वाले हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन माइंडसेट है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लोगों की दुनिया में वॉर्स कर। एक मिनट आपकी मैं चाइना की दो बातें ऐड कर दूं। एक तो मैं भी चाइना भी, शायद लोग और भी जाते होंगे, मैं भी गया हूँ, विजिट किया चाइना की। एक तो कमर्शियल यूनिट्स जो थे 5,000 कमर्शियल यूनिट्स फ्री हैं। दूसरा, एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है लोगों को, जो लोकल्स हैं। इतना इतना होल्ड है गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर वहाँ पे, जो है ना। तो ये दो चीजें जो कि अमेरिका में ये चीजें नहीं है। अमेरिका का अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन चाइना का अपने लोगों पे कंट्रोल है। ये अब आप बात ऐसे ऐसी इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी जो सी है वो कंट्रोल बेस्ड है। वो अपनी अगर 70 करोड़ या उससे ज़्यादा लोग अगर उन्होंने पॉवर्टी से निकाले हैं, उन्होंने बाकायदा प्लान करके लोगों को उस काम पे लगाया है। तो कहने का मतलब है कि एक नेशन छोटे से कद की चले, उन्होंने एक बहुत बड़ा कम्युनिज्म प्लस कैपिटलिज्म के बीच में उन्होंने मॉडल क्रिएट किया है। जी दोनों तरफ से सीख के उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया है कि उनको आज दुनिया की कोई भी कंट्री उनको compete नहीं कर सकती, क्योंकि जी जी। दे आर दी प्रोड्यूसर। अब उसको अगर सामने रख लें तो कोई भी कितने 22-23 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका ने देने हैं चाइना के। 1240 ट्रिलियन, ये पिछले साल दिसंबर तक के ये थे 1240 बिलियन डॉलर। जी अच्छा, वो अमेरिका ने देने हैं चाइना के, और चाइना उनसे अनप्लग नहीं करता, क्योंकि चाइना इज अ बिजनेस कम्युनिटी, दे जस्ट रियली मेक इंटरेस्ट ऑन देयर बिजनेस। ठीक है, ओके। जहाँ पे उनको लगता था, पता नहीं क्यों हमारे दोस्त उस चीज़ को देखने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों को लगता है कि चाइना इज सच अ ह्यूज बिग पावर, बैंकिंग सिस्टम उनके पास, सब कुछ उनके पास, कोई उनको गिरा नहीं सकता। जो जहाँ से सारी बात, जो मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने दोस्तों से चलता है, वो ये चलता है कि इस नोज डाउन नेशन है, ग्रोइंग नेशन उस खिते की, यानी कि पाकिस्तान के सराउंडिंग में वो। अच्छा, दूसरी एक और बात, दुनिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट कहाँ पे है? अगर कोई बंदा उसको एलैबोरेट करे। इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ये सारा जो खिता, ये जो सारा खिता है, दुनिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट ये है। ठीक है, मिडल ईस्ट आज भी परेशान है, जो महकमा ज़राअत के ऊपर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हमारे फौजियों ने करवाई है। ठीक है, वो क्यों करवाई है? ठीक है, तो सर ये वो रियलिटीज़ हैं जो मुझे कई दफ़ा लगता है कि मेरे दोस्त देखने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल मुझे हैरत होती है कि एक इतनी बड़ी इमर्जन पावर इस वक्त, रशिया अपनी सारी ट्रेड, जिनसे भी कहता है मेरे से बात करोगे तो मेरे ही मने में, मैंने डॉलर्स में बात नहीं करनी। वो एक दुनिया का सबसे बड़ा गैस का सप्लायर है, वो दुनिया का। जी जी, ऐसे ही। ठीक है, आप उन चीज़ों को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं जी पैसा सारा उनके पास है, तो उनके पास पैसा है लिमिटेड। देखिए, जो अमेरिका में सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, बर्नी सैंडर्स की और बाकी की क्या लड़ाई थी, रिपब्लिकन की। बर्नी सैंडर्स ये कहता था, मैं ओसी भाई इफ़ यू बेल मी आउट, मैं, क्योंकि देखिए आप जब किसी भी खित्ते की बात करते हैं, किसी ग्रोइंग नेशन की बात करते हैं, वो किस तरह इतने बड़े बने, फिर उनकी अपनी आज की डिमांड्स क्या हैं, तो बिल्कुल और तरफ चले जाती बात। डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज लुक इनवर्ड्स, जबकि पेंटागन या बाकी लोग जो से उनकी हमेशा ख्वाहिश हुई है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करे। अच्छा,
बर्नी सैंडर्स की लड़ाई ये थी कि वो ये कहता था कि अमेरिकन की एवरेज अर्निंग क्या है, $60,000 पर ईयर, जो अच्छी जॉब लेते हैं। ओसी भाई कोई है आइडिया? जी 72। जो पर कैपिटा इनकम है वो $70,000 है। $70,000, ठीक है। वो ये कहता है ये $70,000 जो सा है बर्नी सैंडर्स के इज़ नॉट इनफ, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी काम करते हैं, हम अपने हॉलीडेज़ भी करते हैं, हमारी सेविंग भी होती है, हम अच्छी गाड़ी भी रखते हैं, ठीक है, और हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते कि हम उनके फ्यूचर के लिए वो सेविंग कर सकें। सो बर्नी सैंडर्स का मॉडल क्या था? वो कहता था कि जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ से पैसा निकाला जाए और अमेरिकन्स को दिया जाए, ऑब्वियसली सर्टन टाइप की टैक्सेशन करें, और मिनिमम वेज क्रॉसिंग $100,000, जो बर्नी सैंडर्स का मॉडल था। अमेरिका के अंदर ही अमेरिकनों ने जो रॉथस्चाइल्ड कह लो, जिनको भी जो भी कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, क्योंकि अमेरिका में 200-250 लोगों के पास इतने पैसे हैं जो शायद पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये भी हकीकत है, ठीक है। तो बर्नी सैंडर्स का मॉडल फेल करवाने में, हालांकि वो वन ऑफ दी पॉपुलर कैंडिडेट फॉर, मेरे ख्याल में जो बाइडन से तो बड़ा कैंडिडेट था बहरहाल। अच्छा, अब मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ? मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि दुनिया की रियलिटीज़ जो सी हैं वो चेंज होती रहती हैं और दुनिया की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, ठीक। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका एक ज़माने में बहुत बड़ा था, उसकी हमेशा ज़्यादा वेल्थ उन्होंने दुनिया में लड़ाइयाँ करवा के, वार करके, या उनकी मिनरल्स के जाके कब्जा करके उन्होंने सारा कुछ किया। आज पूरी दुनिया में सबको पता है कि अमेरिकन्स आर द रियल एक्सप्लॉइटर्स, जो एक कवर सा बना के बैठे हुए कि जी दे आर वेरी सिविलाइज्ड और ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, जैसे यूके वाले भी अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन ही गर्दानते हैं। हालांकि ब्रिटिश जमहूरी सिस्टम इज़ द बेस्ट, द अमेरिकन से तो बहुत बेस्ट है, बिल्कुल ऑब्वियसली डिफरेंट मॉडल है। तो सर कैपिटलिस्ट सिस्टम गिरा है, चाइना, रशिया, फूड बास्केट भी इन्हीं इलाकों में है। आपको पता है कि रशिया के पास इतनी ज़्यादा लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, वो पूरी दुनिया की गंदम सप्लाई कर सकते हैं, जो आगे आने वाले क्राइसिस हैं। अगर आप उन चीज़ों को देखें तो चाहे डजंट मैटर आपके पास कुछ भी हो जाए, वो चीज़ें अब अमेरिका नहीं कर सकता, और जो इतनी आसानी, रशिया ने जनाब यूक्रेन पे भी कब्जा कर लिया। यूक्रेन गंदम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जी। आपको चले, आपने यूक्रेन की बात की है, यूक्रेन की वार हमारे सारों के गले पड़ गई है। इन्होंने कुछ ओलिगार्क्स के पैसे तो बिल्कुल पुतिन के सॉरी रख लिए थे, लेकिन आज पुतिन इनकी बंद करके बैठा हुआ है। हमारे घरों की, आप हमारी 5% बिजली और बढ़ गई है, आमिर भाई डबल से ज़्यादा बिल हो गया। सर पीछे तड़ी लगाई थी इन्होंने फ्रांस वाला ने भी यूके को, और उसमें क्या हुआ है आपने देखा होगा, वो ओलिवर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि कैंडल्स और टॉर्चेस अपनी आप रेडी रखें, किसी भी टाइम जो है क्राइसिस आ सकते हैं इलेक्ट्रिक। ये 2 वीक की पहले की बात है, न्यूज़ भी सुनी होगी आप लोगों ने। तो अभी जो सूरत हाल है ना, जी वो डायरेक्ट इनका नहीं दे रहे थे ना, इनका रशियन जो है ना, रशियन पुतिन इस वक्त दुनिया का पावरफुल पॉलिटिशियन और एक ग्रिप वाला। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा जब मेरा नंबर आए। थैंक यू। जी जी। अच्छा फहीम भाई, सिर्फ एक चीज ऐड कर लीजिएगा मेरी, एक सिर्फ, मैं फिर माइक म्यूट करता हूँ। आप कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो डिक्लाइन में है, तो इसकी अल्टरनेटिव क्या है दुनिया में? देखिए, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि इसका कोई अल्टरनेटिव है। चले। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूँ, अल्टरनेटिव क्या है। सारा कुछ छोड़ दे, इस वक्त सारी दुनिया में ट्रेड डॉलर के थ्रू होती है ना। डॉलर की दी ओनली रीज़न डॉलर हैज़ दी हेजेमनी कि दुनिया का 81% ट्रेड जो सी है
वो डॉलर में होती है। अच्छा फहीम भाई, मैं सिर्फ एक चीज मजीद करूंगा, आपको फिर कंटिन्यू कीजिएगा। देखें अक्सर लोग कहते हैं डेट है, यानी कि ना यूएस डेट है वट एवर। अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जो यूएस गवर्नमेंट है ये खुद को फाइनेंस कैसे करती है, ये वो तो कम लोगों को पता है कि कैसे ये करते हैं। देखिए जो फेडरल रिजर्व बैंक है ना अमेरिकन, वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना, ऑन्ड बाय रॉथस्चाइल्ड। और डॉलर वो ही प्रिंट करते हैं, यानी कि ये प्राइवेट मनी है, ये गवर्नमेंट की मनी नहीं है ये जो डॉलर है। अच्छा, वो ये करते हैं ना, उनको मिसाल के तौर पे चाहिए 200 बिलियन डॉलर चाहिए उनको, वो एक चेक लिखते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी का एक चेक होता है, वो चेक लिख के देते हैं इनको, फेडरल रिजर्व बैंक को। फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो उसकी एक बुक वैल्यू इशू कर देता है, ठीक है ना, यानी इतने पैसे उनको इशू हो गए, तो वो मनी क्रिएट हो जाती है, यानी कि मनी एक्चुअली विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो मनी क्रिएट कर लेते हैं, 200 बिलियन डॉलर क्रिएट कर लिए उन्होंने। अच्छा, जब वो 200 बिलियन डॉलर क्रिएट हो गए, उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि दुनिया की तमाम अब वो फिएट करेंसी है, यानी कुछ पीछे बोर्ड नहीं है, याद रखें, वो सिर्फ एक कागज है जिसको पूरी दुनिया बशमूल आपके मेरे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इस फेथ पे कि इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ यूएस खड़ी है, राइट। वो एक फिएट करेंसी है, वो कोई दूसरी कमोडिटी करेंसी नहीं है कि ये उसके पीछे 1922 में हुआ था। जी 72 में जब निक्सन ने खत्म किया था, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, अब जब वो 200 अरब या 300 या 500 या 800 या 1 ट्रिलियन उन्होंने वहां बुक वैल्यू डाल दी, उसके बाद इतना लोन इशू कर दिया, उसको फंड्स दे दिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को, फेडरल रिजर्व बैंक ने, फिर क्या होता है? व्हाट्स द नेक्स्ट? नेक्स्ट ये होता है कि उससे लिंक जितनी भी करेंसीज हैं वो डिवैल्यू होती हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेशन अच्छा, होता है। यानी इन्फ्लेशन का मतलब है कि एक, अगर पाकिस्तान के किसी छोटे से कस्बे के अंदर कोई, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि फजल करीम गोलगप्पों वाला बैठा है ना, तो उसके उसके जेब से वो एक पैनी जाएगी जो फाइनेंस कर रही है यूएस गवर्नमेंट को। तो ये वो मालियाती निज़ाम है जिसको आप, जिसका मुतबादल नहीं है आपके पास अभी फिलहाल। अच्छा, ठहरे ठहरे ना, अब मैं वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर ली कि अमेरिकन भी सागडालर हैं, सागडार हैं, फिगर फजिंग करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना जो भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा उससे हट के जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अगर अमेरिकन हेजेमनी पूरी दुनिया में है, लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स, के डॉलर की डोमिनेशन है। हमारे मुल्क में क्या क्राइसिस था? डॉलर क्राइसिस था ना। हमारी इकोनॉमी, आईएमएफ, ये सब कुछ पीछे डॉलर ही है ना सर, सीधी जी कहानी है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान अपनी ट्रेड चाइना से करता है विद रूबल, तो डॉलर की तो हेजेमनी, सॉरी द येन, और जो भी उनकी रकम, मैं रूबल रशियन की बात करूं, किसी से भी करता है और उसके बदले में गुड्स बेस पे करता है, जो पूरी दुनिया में पुरानी राइज है कि किस तरीके से लोग काम करते थे। और ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे जितने भी लोग इस फिगर की गेम के लोग हैं, ये स्पेशली यन वसीम जो भाई। है जापान का है, ये यूहान है। जी 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 जी, नहीं नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं? 10 लोग बैठे हुए हैं, 4 तो 4 8 और 9 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, 9 लोगों में सबको पता है कि फ़हीम मलिक जौन सा है, ये सारों पे रोब डालता है, ये सारों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 9 लोग माइट बी हेट माय गट्स, लेकिन 9 लोगों की मजबूरी है कि मैं आबिद भाई हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ये ढूंढेंगे कि आप कहेंगे भी ये तो हर वक्त ना हमें बोलने देता है, ना ये हमें आगे चलने देता है। यू विल गो टू समवेयर एल्स, किसी और ब्रॉड में चले जाएंगे कि जहां आपको भी उतना ही राइट मिले जितना मेरे पास है या किसी और के पास है, ठीक है। तो आप ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, मैं जट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पूरी दुनिया में
बहुत ज़्यादा हेटरेंस है अगेंस्ट अमेरिकन्स, क्योंकि ये दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और ये ओबियसली लोगों को मैन हैंडल भी करते रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जितनी भी वॉरों में सारे उंगलियां तो इन्हीं की ली हुई है ना, और लोगों को पता है। अब उनके पास एक ऑल्टरनेटिव पावर आई है, एक रशिया जिसको रशियन ब्लॉक को तोड़ने में जितना बड़ा अमेरिका ने रोल प्ले किया, उसमें हमारे तालिबान भी बीच में आए, वो सारा कुछ हुआ, उसकी डिटेल में क्या जाना। मुजाहिदीन। हाँ, मुजाहिदीन। ठीक है, अच्छा, तो रशियन पावर गिरी, रशिया भी अपने क्या कहते हैं ना, खून चाट रहा है। पुतिन को पता है कि इस अमेरिकन नेशन ने हमारे साथ ये हाथ किया। ठीक है, ओके, पाकिस्तान का साथ दिया सर। जी जी। चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, उसके बगैर दुनिया में बिजनेस चल ही नहीं सकता। सिर्फ इसलिए नहीं चल सकता कि जो भी कैपिटलिस्ट माइंड है, जो भी बिजनेसमैन है, उसको अगर चीज़ मेरे से 2 रुपए की मिल रही है, वो 10 रुपए की क्यों लेगा? जी जी बिल्कुल। ठीक, सो इस हिसाब से तो कहीं भी उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान गया हुआ था औसी भाई, तो मेरे लाहौर का रहने वाला, तो एलईडी का काम करते हैं मेरे दोस्त, बड़ा काम है, 8-8 10-10 फैक्ट्री है उनकी। तो वो एलईडी बल्ब बनाते हैं, चाइनीज बल्ब भी था उधर और हमारा बल्ब भी था। अच्छा, मेरे ख्याल में जो उनके अपनी फैक्ट्री में बना हुआ बल्ब था, इट वाज अ लॉट बेटर देन क्या नाम लेते हैं, चाइनीज। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा यार बात यह है कि रॉ मटेरियल तो सारा चाइना से आता है। ठीक है, अब चाइना में तनख्वाह होगी लोगों की 1.5 लाख, असं 40,000 काम करा लेदा। ठीक है, सो इवन हम बार दफ़ा चाइनीज ऑर्डर से भी फिल करते हैं, क्योंकि जहाँ उन्होंने इतनी तरक्की की है, क्योंकि पहले शायद वो बहुत कम पे थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान को सेकंड खिता बना लिया है। जैसे अमेरिकन जा रहे हैं पूरा पैसा लगाने, क्योंकि इंडिया में कि हम चाइना को टक्कर देने के लिए यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे लगाने की वजह क्या है कि लेबर चीप है। असल चीज़ तो वही है ना। चाइना अगर सी पैक हमारे लिए बना रहा था, तो उसे पता था कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो 65% है, और वो आगे आने वाले 10, 15, 20 साल में वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लेके जाएगी अगर इंडस्ट्री वहाँ पे लगती है। ठीक है, तो चाइना तो बाय डिज़ाइन वहाँ गया ना। अब सारी दुनिया अपने डिज़ाइन कर रही है, आपका क्या ख्याल है वो नहीं कर रहे? क्या पूरा अफ्रीका जाके चाइना और रशिया ने इन्वेस्टमेंट नहीं छीन ली इनकी? क्या वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? या अगर वो 40% इकोनॉमी पूरी दुनिया की कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो क्या वो ऐसे ही बैठ गए? सर यूके की लैंड रजिस्ट्री चेक करें, चाइनीज ने 25 पॉइंट कितने % तो सर चाइनीज जी, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। मेरी एक सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसका बेटा बड़ा रिसर्च काम कर रहा है। पिछले दिनों मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने कहा, उसने कहा मामू जी, ऑस्ट्रेलिया हालांकि दुनिया किसी को घुसने नहीं देता, लेकिन जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, ओन्ड बाय चाइनीज। अच्छा, मैं फहीम भाई जवाब दे दूं उसका, आपका जब खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए। अच्छा यार, तू कर ले विच, मैं चुप कर जा। अच्छा फहीम भाई, मैं और औसी भाई जो बात कर रहे थे ना, वो मैं बात कर रहा था एक ना फैक्ट एंड फिगर्स की। ठीक है, मैं हमेशा बात करता हूँ फैक्ट एंड फिगर्स पे। ठीक है सर, आपके फैक्ट एंड फिगर्स यूरोप बेस्ड है सर। यहाँ पे अब मैं चले, आपके फैक्ट एंड फिगर्स को मैं थोड़ा सा और सीधा करता हूँ। अच्छा, आप अमीरी की बात करते हैं ना, ठीक है, अमीरी की बात करते हैं। चाइना जो है इस टाइम पे तकरीबन उनका पर कैपिटा इनकम $19,000 है। यार छोड़ दो ना, फिर आप उसी मैं उस फिगर्स में बिल्कुल नहीं जा रहा। अच्छा चले, मैं आपको सिंपल सी एक और मिसाल दे देता हूँ। सिंपल मिसाल है ये, ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो थैंक यू बोलिएगा। सिंपल सा मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा चले, सिंपल सी खुरम भाई, खुरम भाई, सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि खुरम भाई, खुरम भाई, किसी कंट्री ने अगर सुपर पावर बनना है ना,
तो उसको सुपर पावर बनने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी अच्छा पड़ेंगी, इधर ठीक है। ठहर जाओ यार, उधर एक नई एक मिनट टेक्नोलॉजी। मेरी बात खत्म हो अच्छा जाए फिर आप कर लीजिएगा। उसको नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी जब आपको याद होगा ट्रम्प एरा में जब इन्होंने एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए थे, तो अमेरिका ने कहा था, क्योंकि जो चाइनीज़ थे ना, चाइनीज़ स्टूडेंट जो थे, जो यानी कि आला तालीम होती है, उसके लिए अमेरिका जाते थे। अमेरिका जाके वहाँ से तालीम हासिल करके वापस चाइना जाते थे, ठीक है। तो अमेरिका ने उन पे पाबंदी लगा दी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं या इनोवेशंस हैं, या वो भी स्टिल अभी अमेरिका कर रहा है। तो चाइना अच्छा यार, एक अमेरिका मिनट यस के लिए मैंने डिक्लाइनिंग आपकी पावर है। बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, मैं इस वो बहस में यूरोप नहीं। आ रहे हैं खुरम, आप ज्यादा जो है ना चाइनीज जो उन वो अमेरिका ने बैन कर दिया ना उनको, जी बैन अमेरिका ने किया बैन तो कर दिया। यूरोप आ रहे हैं जी। ओ यार एक मिनट ठहर देना यार, मैंने आपकी ये बात भी मान ली एक मिनट के लिए कि ऐसे ही है। तो क्या पूरी दुनिया को सप्लाई अमेरिका देगा आने वाले दिनों में, जो एक नॉर्मल जनरल रिक्वायरमेंट है? नहीं नहीं वो तो इनके जो चीजें बेच रहा है, टीवी शीवी बेच रहा है, सब चीजें वो बेचता यार रहेगा कोई चाइना। भी भाई सर एक बात आपकी, सुने हुरिम भाई, एक बात सुने। यार आप हमने जब बात शुरू की थी तो हमने कहा था कि अमेरिका अपनी ताकत खो चुका है, और उसकी हमने मिसालें दी आपको, ठीक है। उस पर आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये सदी एशिया की है, ये अमेरिकन की सदी नहीं है। बस इतना कह सकता हूँ। लाला आपकी बात, मैं क्योंकि आप वही बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा मैं उसे क्रॉस रेफरेंस कर रहा हूँ, मैं झटके तरीके से क्रॉस रेफरेंस कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर खुरम भाई ज़्यादा फिगर की बात करते हैं। मैंने एक झटकी बात पूछी है कि क्या अमेरिका पूरी दुनिया को प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है? क्या कभी ये चेंज होगा? कभी नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता ना, ठीक है। हाँ, F-35 वो बेटर होगा, क्या नाम लेते हैं, या वेपन की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बेटर होगी, या चांद में जाने के लिए उनके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी। फहमी मसला यही है ना कि वो तो फिर 50,000 कंटेनर बेच के साउथ इतना चाइना प्रॉफिट सी बनाते में हैं, फिर क्या वो हुआ 10 था जहाज नसीम बेच भाई? के इतना प्रॉफिट बना लेते हैं। अच्छा वो चल सब चल ना इधर फहीम इधर भाई इधर ही रुक जा, वो इधर ही रुक फहीम जा। भाई अगले दिन खुरम ने हमें खुरम ने भी इस पे वीडियो बनाई थी, उनकी वो टेरा फार्मिंग कर रहे हैं मार्स की अब इसके लिए अच्छा चले यानी चले, कि वो खाना जो है ना यार, मुझे मुझे नहीं समझ आती कि अगर मैं बिलियनर हूँ तो ये मेरी कामयाबी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कम ऑन मैन, ठीक है। मैं कई दफ़ा हंसता होता था यहाँ पे ना, मेरी कई दफ़ा डिबेट हो जाती थी जब जब सारी अमेरिकन छोड़ रहे थे, तो ह्यूमन राइट के सारे चैंपियन बने हुए थे कि जी अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, औरतों की क्या होगी। मेरी रोज़ बहस होती थी। सो मैं कई दफ़ा हैरान होता था, मैंने कहा यार आप लोग जिसको ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं या आप अपनी वैल्यूज़ कह रहे हैं, जो अफगानिस्तान में ख़वातीन बैठी हुई हैं, शायद उनमें से 1-2% भी नहीं होंगी जो शायद ये राइट्स मांगती है। वो तो अपने खामदों के साथ पूरी लड़ाई में उनका हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल। आप कौन सी वेस्ट की आइडियोलॉजी लेके बैठे हुए हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारी ये रिक्वायरमेंट? भाई उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है, आप लोग पाकिस्तान से आए हो। हमारे ज़माने में मजदूर काम करने होता था, एक रोटी होंदी सी नाल अचार दी पूरी फाड़ी रखी होंदी सी, खांदा सी, ठीक है। और फिजिकली अज दे दौर अच्छा तो फहीम बहुत, भाई, मैं अगर मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं तानू सर जी 2 मिनट दे छड़े। मैं कंक्लूड कर दूंगा आपकी, अगर सिर्फ मुझे आप प्लीज दे दें 1 मिनट। देखिए, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से बिल्कुल नहीं हूँ कि अमेरिका अब तक अगर प्रीवेल करता आ रहा है तो आइंदा भी प्रीवेल करेगा। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। जबरदस्त। आपको फहीम भाई, इंटेल कंपनी जो पीसी के बनाती है, प्रोसेस माइक्रो प्रोसेस प्रोसेसर, जी ठीक जी है, प्रोसेस इंटेल की कंपनी, पता है बड़ी पीक थी इंटेल कंपनी की, राइट। तो मैंने अर्ली 2000 के अंदर इनका एक फाउंडिंग मेंबर था, जिन 6 दोस्तों ने बनाई थी इंटेल कंपनी अर्ली 70s में। उनमें था एक इनका एंडी ग्रूव, ठीक है। तो अराउंड 97 यानी 1997 के करीब वो इनका सीईओ भी था इंटेल का। और इंटेल जो थी एक यूनिवर्सल कंपनी थी,
ठीक है, यानी कि ज़ाहिर आईटी की एक इंडस्ट्री को जन्म दिया यूएस ने। उसके अंदर जो उसकी सेंटर के अंदर था वो पीसी थी, और पीसी का जो माइंड एंड हार्ट था वो इंटेल था। ने आने वाले 50-100 साल के अंदर दुनिया को डोमिनेट किए रखना था, राइट। उसने एक किताब लिखी थी, मैंने पढ़ी थी, मैंने 2 दफ़ा वो किताब पढ़ी एंडी ग्रूव ने, कि ओनली द पैरानाइड सर्वाइव, कि जो पैरानाइड होते हैं वो सर्वाइव होते हैं सिलिकॉन वैली के अंदर। यानी कि हमारा एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड जैसे एक पायलट जहाज चलाता है तो उसके अंदर पता है वो पूरे डायल्स लगे होते हैं सारे, तो हमें वो मिलियन पैरामीटर्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। हमने यूं करना वो करना ताकि कोई कंपेटिटर हमसे आगे ना निकल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे कर दे, ठीक है। अच्छा, इसी असना में एक यूएस बेस्ड कैम्ब्रिज के अंदर कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक फारल तहसील हुआ, उन्होंने कहा जी हम भी कुछ करें, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना कोई इंटेल से कुछ थोड़ा बहुत मदद शदत मांगी कि हमें भी कोई आप ये कोई इनसे कोई लिटरेचर मांगा, कोई मैनुअल्स मांगे, इन्होंने दिए। उन्होंने कहा चलो हम अपना करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने सर एक नई तरह का प्रोसेसर बनाया जो लो एंड डिवाइसेस थी उनके लिए, ठीक है। उस प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर था, इसको वो कहते हैं एसओसी, सिस्टम ऑन चिप। उस कंपनी का नाम था ARM, जो कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी डोमिनेंट कंपनी है, ठीक है। अच्छा, ये माइंडसेट की बात होती है, मैं आपको बताता हूँ। अब इंटेल में और आर्म की फिलॉसफी में एक तार का फ़र्क है, राइट। एक तार होती है जो जिसको आप कहते हैं पावर केबल, ठीक है। विद पावर केबल एंड विदाउट पावर केबल, you think when your system is powered up and you think when it's not powered up। इससे पूरी की पूरी जो आप कहते हैं कि आने वाली जो लैंडस्केप थी टेक्नोलॉजी की वो चेंज होगी। पता नहीं आपको मेरी बात, यानी कि इंटेल का जितनी रिसर्च थी, जितनी उनके एग्जेक्टिव्स थे, जितने उनके टेक्निकल माइंड्स थे, वो उनका पूरे का ब्रेन जो था ना तार के साथ कनेक्टेड था। यानी कि पीसी के अंदर पता तार लगी होती है आपको, जी जी यानी कि उसको हर वक्त पावर मिलती है, उसी पावर में वो सोचते थे कि पावर केबल जो होती है ना, और AMD सिस्टम भी तो आपके अमेरिका में है ना ये जी जी, वो तो अभी AMD भी है, उससे आगे चली गई है, जो इंटेल से बेटर चिप है। लेकिन जब आर्म है ना, देखिए इन्होंने सोचा कि बैटरी के ऊपर एक चीज़ चलनी है, वो हर वक्त पावर डेन नहीं होती बैटरी, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो एनर्जी एफिशिएंट हो, सिस्टम जो पावर एफिशिएंट हो, और वो जैसे कहते हैं कि उसकी जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हैं वो उसमें भी एफिशिएंट हो और पावर में भी एफिशिएंट हो। ये थिंकिंग इंटेल सिर्फ पावर देने, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना पावर प्रोसेसर्स बनाने के लिए वो काम करता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये तार नहीं होगी पीछे लगी, वायरलेस, जी जी, राइट। यानी आप जो कह रहे थे, तो वो देखें, वो मैं अभी कभी किताब उसकी अब भी मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में पढ़ी है, तो मैं हंसता हूँ उसको देख के कि इतना सेंसिटिव बंदा जो कहता था कि आई एम द पैरानाइट, कि मेरे से आगे कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो एक जुनूनी आदमी हूँ। और लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक कहीं से कहीं, तो कहने का फ़हीम भाई, सेकंड योर ओपिनियन, यूएस उसी एक पैरानाइड माइंड स्टेट में है। लेकिन हमने देखा है कि पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, टोनी बी को आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी, हिस्ट्री ऑफ नेशंस, तो वो एक साइकिल होता है सिविलाइजेशंस का, वो अरूज भी होता है, जवाल भी होता है। इसमें कोई शक नहीं कि डिक्लाइनिंग पावर है, लेकिन ये डिक्लाइनिंग पावर जब नीचे गिरती है तो उसमें बहुत सी तबाही होती है। हम उसके ऊपर बात करते हैं। जी, ओवर टू यू सर। अरे नहीं, चले वो, क्योंकि हम फिर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल डिबेट में चले जाएंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ा झटका रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर वो बहस कहीं और चली जाएगी। मैं इस वक्त बिल्कुल झटके मूड में बात कर रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ी सी समझ आ जाए। नहीं तो खुरम भाई तो मैनू दस के मेरा सिर पाड़ चढ़ना, ठीक है। सो मैं मिसाल देता हूँ, मैंने क्यों बात कहाँ बीच में वो बात कहीं और चली जाती है। देखें, चलें, मैं इस बात को भी एक मिनट के लिए छोड़ें, ये तो मैंने आपके सामने बता दिया है कि इस वक्त दुनिया की फूड का क्राइसिस भी इन्हीं खितों से सॉल्व होगा। बाकी दुनिया में अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट, किसी किस्म का बिज़नेस होना है तो वो यहीं से ही चल के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। ये डिमांड और सप्लाई वाली गेम है, उसकी तरफ मैं ज़्यादा
डेप्थ में नहीं जाता, मैं थोड़ा सा चीज़ों को और इजी करता हूँ। ये तो पक्की बात है कि पूरी दुनिया में एक रियलाइजेशन है कि अमेरिकन्स डजंट डू एनीथिंग गुड फॉर यू इफ दे लाइक दे से देयर इज नो फ्री लंच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो उनकी डिमांड आपसे ज़्यादा होती है। जबकि रशियन मॉडल था कि रशिया जब पूरी दुनिया में उस वक्त वो सुपर पावर था तो वो हैवी इंडस्ट्री में मशहूर था, और पूरी दुनिया में जिनके पास जो उसके एलाइज थे उनको वो स्टील मिल लगा के देता था। और आपको पता है 33 स्टील मिल उन्होंने इंडिया को लगा के दी, पाकिस्तान को सिर्फ एक ही लगाई जो इन उल्लू के पट्टों से संभाली नहीं गई, ठीक है। मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो उनका एक मॉडल था, फिर रशियन मॉडल गिर गया, उसके बाद रशिया बैकफुट पे चला गया, उसके बाद चाइना उठा। चाइना ने बिल्कुल कुछ कैपिटलिस्ट सिस्टम को साथ लिया, कुछ कम्युनिस्ट सिस्टम को साथ। ये कम्युनिस्ट सिस्टम ही है ना जो अपनी स्टेट को कंट्रोल करते हैं, जी 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 बिल्कुल। ठीक है। उन्हें उन्हें पता था कि प्रोडक्ट भी देनी है, अपनी कौम से 16 घंटे काम भी करवाना है, सो दे हैव टू कंट्रोल दैट, ठीक है। सो उन्होंने उसके ऊपर सक्सेस करके अपने लोगों को पॉवर्टी से भी निकाला, और दुनिया की सबसे बड़ी चेन ऑफ सप्लाई है, सबसे ठीक है। बड़ी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया सर उन्होंने। जी 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 उन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है। सो ये वो चीज़ है जो उनको एज दे रही है, जो वेस्ट सारा इतना डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि वेस्ट की जो लेबर इतनी एक्सपेंसिव होगी, चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि ये कभी भी कंपैटिबल हो ही नहीं सकते। इनको हमेशा ही अंडर डेवलपिंग कंट्री से चीज़ें चाहिए, नहीं तो इनके आगे देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, ये सीधी सीधी झटकी गल है, ठीक है। सो ये है असल में डायकोनमी, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े हो चुके हैं। फिर उन्होंने जब देखा है कि जो हेजेमनी ऑफ डॉलर है वो उनको डिक्टेट करवा रही है, सारे मिडल ईस्ट को डिक्टेट करवाती है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को डिक्टेट करवाती है। इवन दी सऊदी अरेबिया गेट डिक्टेटेड बाय अमेरिकन, बिकॉज चाहे वो ओपेक्स हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हों, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल अमेरिकन के हैं। अब एक ओवरऑल कंसेंसस है कि एक न्यू किड इन द ब्लॉक जिसको चाइना कहते हैं, और उसके साथ वो लोग जो ज़ख्मी हुए हैं अमेरिका से छितर खाने के बाद, जैसे रशिया और ईरान और ये सारी कंट्रीज़, ठीक है, वो उभर रही हैं और वो उसके साथ जा रही हैं। अफ्रीका सारा उन्होंने कॉन्कर कर लिया है। अगर पूरी दुनिया में जो 40% अगर उन्होंने इकॉनमी ब्रिक्स कंट्रीज़ ने की है तो आप उसको लाइटली तो नहीं ले सकते ना। और फिर ये सारी दुनिया के सप्लायर भी हैं। अच्छा, मज़े वाली बात, मैं कभी कभी ना पाकिस्तान की बात करता हूँ, बाकी को भी छोड़ दे, मैं थोड़ा और इजी कर लेता हूँ, क्विक। पाकिस्तान को फिजिबल करने के लिए अगर रशिया देने के लिए तैयार था 60% पे, तो बड़ा ही बेवकूफ़ है पाकिस्तान जो उसने नहीं लिया। ऐसे ही है, ठीक है। फिर गंदम जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्राइसिस था, वो रशिया आपको सप्लाई करने के लिए तैयार था, नहीं लिया। आज उनकी गंदम सारे अफगानिस्तान में होती है और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया के किन कौन से खित्ते में जाती है, ठीक है। सो नहीं, तो हमारी सबसे बड़ी दो डिमांड थी कि हमारी सप्लाई एज इन काइंड ऑफ हमें गैस या पेट्रोल ये चीज़ें चाहिए अपने मुल्क को कमर्शियली रन करने के लिए। वो तो हमें मिलेंगे इधर से, जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। यहाँ ईरान से गैस मिलेगी या रशिया से मिलेगी, और वो भी 60% पे मिल जाएगी, और ज़्यादा बेटर नेगोशिएशन हो तो 50% पे भी मिल जाएगी, ठीक है। और अभी भी अगर पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो ईरान से ही आता है ना, जो जी हमारी जी ब्लैक इकोनॉमी है, ऐसे ही जनाब बिल्कुल। ठीक है। सो देखिए, हमारी ब्लैक इकोनॉमी चले वो ईरान से आता है, चलो जी, नदीम अंजन साहब उसमें बड़ा प्रॉफिट लेते हैं बिकॉज देर ऑन बॉर्डर।
तो ये तो वहाँ पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते रहते फहीम थे। भाई मैं क्वेश्चन रखूं, उसको बड़ा छोटे छोटे सब जवाब दे दें तो सबका ना मौक़िफ़ आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि आज जैसे हम सारे बात कर रहे हैं चाइना और अमेरिका की, सब जवाब दीजिएगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कि आपके ख्याल में आने वाले 20, 30, 40 साल में क्या चाइना सुपर पावर बन जाएगा? इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ कि चाइना सुपर पावर है। अच्छा 20-30 साल, लिटरली 2-3 इयर्स, दैट्स माय पॉइंट। अब आप बाकी लोगों को एंगेज करना चाहते हैं, जरूर कीजिए। थैंक यू। जी फिदा भाई आप बताइए। जी जी मैं बताता हूँ, मेरा ख्याल फिजा भाई अभी नहीं है। देखें, चलो अमर भाई बता दे पहले। देखिए बताएं बताएं फिजा भाई, बताएं आप, बताएं पहले आप बताएं। नहीं सर, आप हमारे सीनियर हो। नहीं सर, नहीं प्लीज आप बताएं। नहीं नहीं, मैंने कहा शायद आप नहीं है, इसलिए आप बताएं पहले प्लीज। जी वक्त जो है ना वो चाइना का ही है भाई। ठीक हो गया जी। तैमूर भाई आप बताएं। मैं बता ये एक सिंपल आंसर देने से पहले थोड़ा सा आप के साथ मैं अगर जान की मान पाऊँ तो आपकी एक चीज़ से मैं इख्तिलाफ करना चाहता हूँ कि काफ़ी देर पहले आपने बात की थी जी हमने जहाज़ गिराए हैं, काफ़ी दफ़ा आपने कहा हमने, मान है सर, करें अब आप। ठीक है। तो ये खुर्रम साहब जी हमने जहाज़ गिराए हैं जी, 2019 में जहाज़ गिराए हैं। सर मैंने पहले भी कहा था ये जो तीनों हमारी जो है ना अफवाज, इनकी एक चेन ऑफ कमांड नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये एक दूसरे के वो हैं, वो क्या बोलते हैं, वो जो जैसे अमेरिका और चाइना एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, कंपेटिटर हैं। और ये एक दूसरे को स्पेस देना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को ये पसंद भी नहीं करते। इनकी आप बातें सुने तो ये ऐसे बात करते हैं जब आउटसाइडर के बारे में बात कर रहे हैं। 1965 की जंग में जब इसने अयूब खान ने प्लान बनाया था मैं इंडिया पे हमला करूंगा, इसने एयर चीफ को बताया भी नहीं था, ठीक है, कि भाई ये कहीं नंबर ना ले जाए। अच्छा तैमूर भाई मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो पहले आप कमांड बात होती है मेरी ना, बंद कमांड खत्म आर्मी के होने पास दें सर, होती है उसके और वो बाद जवाब दे ज्वाइंट दें चीफ आप। ऑफ मुझे स्टाफ होता बात है। मेरी खत्म होने दें सर, एक दो जुमले रह गए हैं, फिर मैं ठीक है भूल जाता हूँ, मुझे आदत ही ऐसी है। तो दूसरी मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका मुशर्रफ ने भी जो जंग की थी ना उधर, वो ऊपर जाके कारगिल शारगिल में, उसने अपने एयर चीफ को बताया भी नहीं था। तो जब इंडिया ने ऊपर से अपने भेजे थे ना MiG-25, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी, हमारी एयरफोर्स को पता भी नहीं था हो क्या रहा है। तो इसलिए वो जब इमरान खान को आप उसका क्रेडिट दें, ये फ़ौज को उसका क्रेडिट ना दें, जिसने पहले सब कुछ बता के ये काम किया, उसने पहले इंडिया को धमकी दी, उसने पहले कहा है कि यार ये काम मत करो, करोगे तो हम आपका ये हशर करेंगे। और उसके बाद उसने एयर चीफ को, इमरान खान ने खुद जाके उसने उसको कहा कि भाई हाँ जी अगर ये करेंगे तो मुझे आपसे ये रिस्पांस चाहिए। और F-16 उसके लिए तैयार थे, F-17 भी तैयार थे जी, F-17 सब, मिराज शराज हर चीज़ उसके लिए, उन्हें पता था क्या होना है और हमने क्या उसका रिस्पांस करना है। कन्फ्यूजन नहीं थी। हमारे जो आर्मी चीफ काम डालते हैं ना डॉलरों के लिए, और वैसे वो अपनी ग्लोरी के लिए ऐसी कार्रवाई डालते हैं कि पूरा मुल्क वो फारिग करा के चले जाते हैं। इसलिए वो जो जहाज़ गिराए हैं ना, उसमें आर्मी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, इनमें बहुत फ़र्क है, ये चीज़ प्लीज़ याद रखें। अच्छा मैं आपका जवाब देता हूँ, 2 मिनट लूंगा। सबसे पहले जो आर्मी का होता है जी, वो चीफ ऑफ खुरम ज्वाइंट भाई, स्टाफ होता है। सवाल जो पहले किया वो तो रोटेट करो ना, ये जवाब आप दे चलें ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा बाद में। अनतुल्ला भाई आप क्या समझते हैं? देखिए जनाब, आप लोगों की बात थी कि रशिया सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा। 50 साल की किसी ने बात की, किसी ने 40 साल। अब आपको मैं एक मामूली सा वो उसका मिसाल पेश करता हूँ कि इस वक्त अमेरिका $33 ट्रिलियन का मकरूज हो चुका है, ठीक है, जिसमें से 1200 के करीब $100 जो है, यानी 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन सिर्फ चाइना का कर्जदार है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि उसके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या चाइना के पास मामूली है। चाइना ने साउथ चाइना सी में दिखा दिया प्रैक्टिकली अमेरिका को और उसके क्वाड सब को दिखा दिया कि मैं आप सब का मुकाबला अकेले कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है भाई कि उसकी इन्वेंशन है और इन्वेंशन की वजह से वो दुनिया को तो हराज कर देगा, ऐसे कभी नहीं होगा। अब वो मैं जो बात इब्तिदा में शुरू की थी, तो यहीं से तो बात शुरू हुई थी कि आप लोगों ने कहा कि अफ़गानिस्तान को वो रिजीम चेंज में जाएगा, तो मैंने कहा नहीं कर सकेगा। उसकी 2 वजूहात थी, एक चाइना और एक तालिबान खुद।
तो चाइना की अमेरिका की वो ताकत ख़त्म हो चुकी है। और जब आप कहते हैं कि चाइना कब सुपर पावर बनेगा, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल की बात है। 28 तो उनका टारगेट था ऐलान करने का, बाकी तो वो प्रैक्टिकली बन चुका है, सिर्फ ऐलान करने वाला बाकी है। तो ये चीज़ के देखिए, उम्र भर एक ताकत रहती है, ये कभी भी नहीं होती। देखिए, बरतानिया उज़्मा दुनिया का बहुत बड़ा कुव्वत था, अब किधर है? अब तो वो किसी शुमार में भी नहीं है। यही चीज़ अब अमेरिका में होने वाली है। और अमेरिकन अवाम ख़ुद भी नहीं चाहते कि हम जंग जदल में रहे। जब हम लिंक करते हैं ना बात को, तो दूसरे से बात लिंक होती है। उसकी वजह है क्या है कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो अमेरिका अवाम जो है, जो इन चीज़ों को समझते हैं सियासत को, वो इस तरह की बदनामी लेने की मूड में नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमने दुनिया के साथ क्या वादे किए हैं कि डेमोक्रेसी की, और दूसरी तरफ हम डेमोक्रेसी को डिरेल करते हैं। जैसे वो मिस्र की मिसालें देते हैं, जैसे पाकिस्तान की मिसालें देते हैं। लेकिन चाइना का किरदार तो इसके अलग है। चाइना कहता है कि मैंने एक मुल्क पर अगर अपने रसूख उनके साथ बरकरार लाने हैं, तो मैंने उसको बिजनेस के थ्रू करना है, और उनके अवाम का नफ़रत नहीं लेना। यही चीज़ है कि अवाम का नफ़रत वो लेना नहीं चाहता चाइना। हालांकि चाइना बहुत पहले सुपर पावर बन चुका है। मेरा तो ये टेक है उन बातों पर। जी तैमूर भाई, ओके। आप बताएं इस बात पे। खुरम भाई एक मिनट, सारे सवाल ये मेरा एक आ गया है अनायतुल्लाह की भाई की बातों में नहीं कि पहले जो सवाल चल रहा है ना फिदा, प्लीज ओसी भाई ओनली 1 सेकंड, देखो मैं 4 घंटे सुन रहा था ना। सर अपना एक बकरियां चराने वाले की भी ज़बान में सिर्फ चाइना ही है, उसकी ज़बान में अमेरिका का नामो निशान तक नहीं है। कि आने वाला वक्त सबको पता है चाइना का है, और एशिया, पाकिस्तान बहुत पूरे करीब। एशिया। सर एक मिनट सिर्फ सवाल मैं सवाल करने लगा हूँ, जवाब आप लोगों ने ही देना है जी जी जी। कि वो सवाल। हाँ, जी जी। और सर अपना पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क भी है, हमसाया भी है, सब कुछ है। कि हमको नहीं चाहिए कि फ़ायदा लेने के लिए कि हम अपने बच्चों को चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाए कि आने वाले दिनों में वो चाइना में एंट्री कर सके। बहुत ज़बरदस्त, ये भी और रशियन लैंग्वेज भी। कि इंग्लिश से हमने क्या लेना देना? इंग्लिश पढ़कर मुल्क तरक्की नहीं करते, हमेशा मुल्क अपनी ज़बान में ही तरक्की करता है। तो हमको नहीं चाहिए कि आने वाला वक्त से फ़ायदा ले लिया जाए, तो पाकिस्तानी निसाब में अपना चाइनीज़ सब्जेक्ट भी रखा जाए। ज़बरदस्त है, ये सवाल तो मैं बहुत अच्छा है। मैं जवाब इस पे दूं, मैं मुझे दें 2-3 मिनट यार। मैं थोड़ी सी भाई, पहले तो फिदा भाई का एक बात बताऊं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए नॉट एजुकेशन। ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश सिर्फ जुबान है। और चाइना के बारे में मैं थोड़ा सा, जो मेरी मेरी वर्किंग है ना चाइना को जो मैं समझाऊं, मैं 99 में साउथ कोरिया में जब पढ़ता होता था, तो एक बुक थी 1962 में किसी चाइनीज राइटर ने लिखी थी। तो वो एक रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो उसने कहा था कि आने वाले 50 सालों में चाइना जो है ना, उसने पूरी फैक्ट्री, दुनिया की फैक्ट्रियों को जो है ना ताला लगा देना, और उसके फैक्ट्री के बाहर जो ताला लगा होगा ना, तो वो भी चाइनीस होगा। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब यूके की लैंड रजिस्ट्री में देखता हूँ, उसमें 25% चाइनीस ओनर्स हैं, और आपके यूरोप में जो है ना 33 और 34% यूरोप के मालिक बन गए हुए हैं, और 43 पॉइंट समथिंग जो अफ्रीकन लैंड रजिस्ट्रीज है वो चाइनीस ने खरीद ली हुई है। ये जो आप सितंबर 2019 में अगर चला जाए ना, तो कोरोना जो हुआ था ना, कोरोना हकीकतन उस वक्त चाइना एवरी डे $5 बिलियन प्लस पे जा रहा था बिजनेस प्रॉफिट में। पूरी दुनिया से वो अपना पैसा इकट्ठा कर रहा था, और उसका अलीबाबा और जो है ना, ये तमाम उसके जो थी प्रोडक्ट थी पूरी दुनिया में। हकीकतन अभी चाइना जो है ना, उसने इंडस्ट्रियल के हवाले से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, चाइनीज की जो है ना। और उसके साथ जो है ना, अब रशिया और चाइना ये दोनों साथ हो गए हुए हैं। अब अमेरिका की जो पोजीशन हो गई हुई है ना, अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अमेरिका एक नेशन नहीं है, अमेरिकन पूरी दुनिया से लोग जो आगे आबाद हुए हैं ना, वो अमेरिकन एक मतंजन बना हुआ पूरी दुनिया से। लेकिन चाइनीज को आप कह सकते हो एक नेशन है, रशियन के
एक नेशन है, जापानीज एक नेशन है, वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं वही उसी मुल्क के काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया से जो क्रीम ब्रेन है ना, वो अपने मुल्क में बुला लिए हुए हैं और उनसे काम ले रहा है। और इसके तमाम सबसे ज़्यादा दुनिया में जो मेरे ख्याल से दिमाग रखने वाले लोग हैं ना, वो जर्मन है, जो जिद्दत पैदा करते हैं किसी भी चीज़ में, कोई एक चीज़ को जो है ना ईजाद करते हैं, और इसकी जो टेक्नोलॉजी में है ना वो जापानीज है। तो इसीलिए चाइना ऑलरेडी दुनिया पे कंट्रोल कर चुका हुआ है। और हकीकतन जो है ना इंडस्ट्रियल, क्योंकि चाइना की प्राइस को कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो बाकी अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च स्पेस पे है, जो दुनिया में जो चीज़ें आज़ाद कर रहे हैं, शायद उसका अमेरिका को तो इतना फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन चाइना उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा लेके चला जाता है। तो ये अब ओवर टू उजी भाई जनाब। उसका पाउंडलैंड हर जगह पहुंच चुका है। जी ऐसा ही 99 पी मैं स्टोर। थोड़ा सा इसको फिर फहीम भाई के पास जाते हैं। पहली बात तो ये है कि लाला आपने बात की ना कारगिल की, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि मुशर्रफ ने ऐसा किया कि वो जब इनके बंदे पकड़े गए ना, वहाँ से बंदे, पता 900 बंदे छोड़ के भाग आए थे ये ऊपर कारगिल में। तो वो जो कैप्टन कर्नल जो है ना शेर खान, जिसको इन्होंने दिया बाद में निशाने हैदर, वो भी इंडियंस ने इनको बताया कि वो बड़ी बहादुरी से लड़ा है। ये तो भाग आए थे वहां से। तो एक तो वो एक ड्रामा था, मैंने स्टेज ड्रामा सुहेल अहमद का, तो मुझे याद आता है अक्सर कि उन्होंने घर का मुलाजम रखा होता है, यानी स्टेज ड्रामा होता है तो उसमें वो घर का मुलाजम उन्होंने चौकीदार रखा होता है। तो वो एक मतलब इस तरीके से उसका सीन था। तो वो चोर आ जाते हैं उनके घर, ठीक है, गणेश ने उठाए ना, चोर आ जाते हैं घर। तो सुहेल अहमद जनाब साइड पे हो जाता है, तो वो पूछता है सबसे पहले, वो सुहेल अहमद की तरफ, उस साथ उसकी मालकन भी खड़ी होती है, तो वो ऐसे गन उसको तान लेता है। तो उससे पूछ रहा है अमित तू कौन है? तो वो पंजाबी में, लाला मैं आपको बताऊंगा जरा, क्योंकि जी जी इसका डायलॉग पंजाबी है। कहता मैं ते गुआंढियां दा मुंडा, मैं ते मेरी अम्मी ने कहा आटा लाया तो मैं ना घरों आटा लैन आया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो वहां से ऐसे वो अपने 900 बंदे छोड़ के वहां से ऐसे भाग आए। तो ये तो होगी एक बात। दूसरी, खुरम भाई, अब सारे लोग कह रहे हैं चाइना सुपर पावर बन जाएगा, तो मैं बन गया है। बन गया, मैं बीइंग अ डेबल एडवोकेसी कर लेता हूँ थोड़ी सी। अभी जो सबसे नया झगड़ा है ना, जो सबसे लेटेस्ट लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो ग्लोबल साउथ की कंपोजिशन के ऊपर हो रही है, राइट। यानी कि ग्लोबल साउथ, जितने साउथ के बड़े मुल्क हैं और उसमें चाइना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यूएनओ के अंदर एक रेजोल्यूशन अमेरिका ने दी है कि इसमें, क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये उनका एक अलायंस है जो ग्लोबल साउथ है। तो चाइना तो एक डेवलप्ड कंट्री है ना, तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसको तो नहीं बीच में होना चाहिए। और चाइना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है ये साबित करने के लिए कि आई एम अ डेवलपिंग कंट्री, मैं एक तरक्की पजीर मुल्क हूँ, राइट। मैं तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हूँ, मुझे ग्लोबल साउथ में रहने दें आप। तो ये तो हाल है चाइना का तो फिलहाल। तो ओवर टू यू सर। आप बताएं, बीएफटी में हैं? मेरा ख्याल है फहीम भाई हैं। अच्छा अच्छा, चलो मेरे ख्याल से वो नहीं बीएफटी है। भाई, चाह रहे हैं। अच्छा तैमूर भाई, आप इसमें अपना बता दें चाइना और अमेरिका के बारे में। आमर भाई, क्या आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को एक अच्छा इत्तेहादी बनने के लिए एक अच्छी लीडरशिप की भी जरूरत है? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान फालस्तीन की सपोर्ट कर लेता फिदा तो भाई, एक हो मिनट सकता था क्वेश्चन खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेना। नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सर जबरदस्त। खुरम तैमूर भाई, भाई, आपने देखो यार फहीम भाई का बटन ले लो 1 प्लीज। घंटे से, चलो दे लो सवाल, 2 घंटे बर्दाश्त किया मैं, 2 नहीं नहीं मिनट फिदा और भाई, कर इसके लेता बाद आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगा, इसके बाद आप बोलना। अच्छा मैं तैमूर भाई, छोटी सी आप बात इसका करूंगा। काइंडली जवाब दे दें चाइना और जी अमेरिका का। जी, चाइना और अमेरिका की ऐसे है ना कि अमेरिका को इस चीज़ का डर है कि चाइना का राइज फुल हो जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। उसके लिए उसने 2 कंटिजेंसी प्लान बनाए हुए हैं। एक तो आप सबको पता है कंटिजेंसी प्लान है उसका क्या है कि चाइना का रास्ता रोकना समुद्रों की तरफ। एक, वो नहीं चाहता कि उसको
वो इंडिया के साथ मिलके नीचे अंडमान आइलैंड और जो बाकी उसके चाइना के इत्यादि, चाइना के जो साउथ में मुल्क हैं उनके साथ चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मलाका फोर्ट मलाका स्ट्रेट्स है। दूसरा वो यहाँ से, क्योंकि दूसरा रास्ता उसको पाकिस्तान दे रहा था, क्योंकि इंडिया तो नहीं देगा उसको रास्ता, दूसरा उसको पाकिस्तान दे रहा था रास्ता, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और अफ़गानिस्तान और ईरान वो सब, वो नहीं चाहता कि वो उसको अपने ईस्ट की तरफ से, अपने वेस्ट की तरफ से पानी तक रसाई पहुँचे, वहाँ से आए, वहाँ जब मेरी जंग हो या ये अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च करे या मेरे पहुँच से बाहर हो, इसको मैं यहीं रोक लूँ। दूसरा उनका कंटेंजेंसी प्लान ये है कि अगर ये फेल होता है तो हमारे ऊपर तो इतना कर्जा है, हम करेंगे क्या, हम तो फारिग हो जाएंगे। उनका नया वो कंटेंजेंसी प्लान है कि अमेरो प्लान। अमेरो मतलब वो अपनी करेंसी ख़त्म कर लेंगे, डॉलर को ख़त्म करके वो नई करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम है अमेरो। उसमें 3 मुल्क हैं, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। और कहते हैं बाकी ना हम किसी को अपना कर्जा वापस करेंगे, ना कुछ, अपनी रिसोर्सेज पे हम रिलाई करेंगे। ये उनके कंटेंजेंसी प्लान है। मतलब ये है कि उनके जहन में ये डर मौजूद है कि अगर चाइना का राइज इस तरीके से होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हम क्या करेंगे। मतलब अब ये कह रहे हैं कि चाइना बनेगा या नहीं, मेरा अंदाज़ा कब बनेगा, बनेगा सही, लेकिन टाइम कितना लगेगा। तो अमेरिका का दिल है, उसको जितना मर्जी मैं डिले करूं और अपना कोई फ़ायदा निकालूं उसमें से, तभी वो इंडिया को भी ला रहा है कि यार इंडिया की आबादी भी इतनी है चाइना जितनी, मेरे अगर सारी चीज़ें इंडिया बना के दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। जिस तरह वो इंडिया को दे रहे हैं अपना सिविल न्यूक्लियर डील्स और आगे पीछे उनको अब एप्पल भी उधर बनने शुरू हो गया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो बात अभी तक बन नहीं रही, टाइम लगेगा। दूसरा वो जो चाइना के नीचे वाले मुल्क हैं, अपना वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सब में वो अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं कि ये 5-6 मुल्क मिलके हमारे ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। लेकिन बात ये कि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये रोज़ डेवलप होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता चल जाएगा। एक बात तय है कि अमेरिका और वेस्ट डिक्लाइनिंग पावर्स हैं, चाइना और एशिया जो है ना वो असेंडिंग पावर है। इमर्जिंग पावर है। इंडिया भी, बिल्कुल इंडिया भी इमर्जिंग पावर है। तो अगली सदी एशिया की है, ये उनको भी पता है। आप यार देखो, अपने इंग्लैंड में देख लो, आप इधर रहते हो, अमेरिका में देख लो, गोरे काम करते हैं, इधर बेनिफिट सिस्टम है, इनकी आदतें खराब अच्छा, हो। एक और बात है मेरे भाई, Thank you. जितनी पड़ोस है अमेरिका की, या वो अफ्रीका है या जो भी एशिया है, नफरत ज्यादा है। अमेरिका से नफरत है, चाइना से नफरत नहीं है। ये चीज आप नोट करें पहले। अच्छा, सबका जवाब आ गया, अब मैं अपना दे देता हूँ। मेरे ख्याल में चाइना तब सुपर पावर की उसमें आएगा जब जो इसको इनसर्कल किया हुआ है ना अमेरिका ने, जो जापान में बैठा है, साउथ कोरिया में बैठा है, ताइवान में बैठा है, जब ये चाइना इस बैरियर से तोड़ के निकलेगा ना आगे और यानी कि समंदरों पे अपना कब्जा करेगा, उसके बाद फिर वो अमेरिका के साथ एक दौड़ में शामिल होगा। इसमें मेरा ये राय है, अभी फिलहाल नहीं है वो। और तैमूर भाई जो आपने बात की थी ना वो एक मिनट खुरम भाई, उसका पता है हर्डल क्या है चाइना का? सिर्फ पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो उन्होंने समंदरों पे कब्जा कर लिया। आप समझ जाइए इस बात को। अल्लाह अच्छा, पता है, एक मैं एक सेकंड, बात एक बताऊं सेकंड, आप जी, फहीम एक भाई से, सेकंड, फहीम भाई एक बताइए। सेकंड, एक सेकंड। फिदा भाई ने कोई सवाल करना था, पहले मेरे भाई को सवाल करने दो, वो बड़ी देर से बैठा है। बोलो फिदा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया है। लेकिन सवाल यही है सर मेरा कि कोई भी चाइना तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक उसको एक अच्छे इत्तेहादी उसके साथ ना हो। अच्छा इत्तेहादी पाकिस्तान ही है, और इंडिया में वो क्वालिटी नहीं, अच्छा इत्तेहादी बनने की इंडिया में क्वालिटी है ही नहीं। वो जितना मर्जी पावर उसकी ज़्यादा है, जो बेशक उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, उसमें ये वायरस ही नहीं है कि किसी मुल्क का अच्छा इत्तेहादी बन जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान को ही सरफ हासिल है, अच्छा इत्तेहादी, अच्छा दोस्त। दूसरी बात ये है कि सर अपना सवाल मेरा यही था कि अगर पाकिस्तान इस ये जो वार चल रही है, अगर पाकिस्तान खुलकर हमायत कर देता फ़लस्तीन की जिस तरह ईरान या यमन ने की है, तो पाकिस्तान का जो 26 मुल्क मुसलमानों के हैं, अलबत्ता के 26 मुल्क वो भी, और जो रशियन इत्तेहाद है उसमें भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एक इज़्ज़त जो है ना, इज़्ज़त में इजाफा होता है, इसको कदर के निगाह से देखता है। और वो कदर की निगाह ऐसे होनी थी, हमारी मार्केट भी बननी थी, सब कुछ बनना था। बिल्कुल। हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं थी, हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं थी। तो मैंने और तो चाइना तब तक, हाँ, चाइना को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइना को जरूरत है भी नहीं है इसीलिए कि चाइना के पाकिस्तान के बगैर चाइना का ख्वाब अधूरा है।
शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता था एक आपको कि सेकंड लाला, देखिए एक सेकंड लाला, एक सेकंड। सर पहले सवाल का जवाब दे लूं, फिर आप बिल्कुल आमिर भाई ने भी अनम्यूट किया है। बिल्कुल ठीक है फिदा भाई, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। और हमें भी चाहिए कि चाइना हमारा नेबर भी है, तो हमें चाइनीज़ सीखनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इंशाल्लाह जैसे ही खान साहब की गवर्नमेंट आई ये टॉप प्रायोरिटी होगी। तो ये तो ठीक हो गया। अब बेशक आमिर भाई, फिर उसके बाद अनायतुल्लाह भाई से कंक्लूड। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, फजा भाई आपका जो सवाल है ना, मेरी नज़र में अभी अगर पाकिस्तान चाइना का साथ दे दे